आसपास आज जो है कोविड एक्टिव ये केसेस हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के जो हॉस्पिटल्स में आज पेशेंट्स हैं, ऐसा लगभग 8,556 पेशेंट तो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन स्पॉट जो है उसके ऊपर आधारित हमारा इलाज चल रहा है, और वेंटिलेटर्स आईसीयूज इसमें 3,828 मरीज हैं। ऐसे लगभग 12,400 मरीज इस समय प्रदेश में हैं। और इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि हरियाणा के जो मरीज हैं उनको तो हम एडमिट कर ही रहे हैं। ऐसा एक अनुमान है कि गुरुग्राम में लगभग 40% मरीज वो दिल्ली से आकर के एडमिट है। फरीदाबाद में भी ऐसा कोई 20% के आसपास ये मरीज दिल्ली का और नोएडा का ये वहां एडमिट है। और जीटी रोड सोनीपत से लेकर और अंबाला तक यहां भी कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20% अलग अलग शहरों में ये पेशेंट भी बाहर प्रांतों के आकर के एडमिट हैं। अब चूंकि मरीज तो मरीज ही है, इसलिए हम हरियाणा के प्रांतों का इलाज यानी मरीजों का करेंगे ही, लेकिन अगर कोई मरीज दूसरा भी आता है तो हमारे अस्पतालों में किसी ने उसको मना अभी तक नहीं किया है। हम अपने शेष लगभग 90,000 ऐसे कोविड पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन में हैं या कोविड के जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स में, और वो अपना इलाज करवा रहे हैं। कोई घर में रह के कर रहा है, कोई वहां करवा रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स जो संख्या में लगभग 500 से ऊपर हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स में भी इन मरीजों को और देखभाल की जा रही है। अभी हमने कुछ अस्पतालों में बेड्स को बढ़ाने की भी व्यवस्था की है। पीजीआई में जो अभी बेड्स 200 बेड्स को बढ़ाने की बात ये हमने 2 दिन पहले ही की है, उसके लिए ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ा दिया गया है। और इसी प्रकार पंचकुला में साथ में करनाल में जो हमारा नल्लड़ का मेडिकल कॉलेज है, इसमें एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में, और जो एक नया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में खुला है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, उसमें 100 बेड्स, इस प्रकार से लगभग 700 बेड्स की व्यवस्था ये 2 दिन पहले ही हमने की है। और उसका जो ऑक्सीजन का कोटा है वो हमने रिलीज कर दिया है। अभी भी लगभग पीजीआई में भी 800 बेड और गुंजाइश है। फरीदाबाद में भी इसकी गुंजाइश बनी है। सभी मेडिकल कॉलेजेस का अगर मिला लें तो 1000 बेड्स नए ये बनने की हमारी स्थिति में है। साथ ही डीआरडीओ जो आर्मी की सहायता से हम 500 बेड का एक हॉस्पिटल पानीपत में रिफाइनरी में और 500 बेड का हिसार में, जहां ऑक्सीजन को गैस रूप में उपलब्ध है, ये 2 मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम में सीएसआर के तहत वेदांता ग्रुप भी एक 100 बेड का नया अस्पताल ये बना रहा है। मैनकाइंड फार्मा के 70 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया गया है, उसका भी आज या कल में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो ऐसे इन सब बेड्स की व्यवस्था करने के लिए हमने एक अधिकारी भी जिम्मे लगा दिए ताकि डेली उसकी मॉनिटरिंग वो कर सकें। ऑक्सीजन की जहां तक सप्लाई है, चंडीगढ़ में हमने कंट्रोल रूम बनाया है, और उस कंट्रोल रूम में हमारी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज इसके अंदर ये था कि ऑक्सीजन हमको उपलब्ध हो, उसका कोटा कैसे बढ़े। आसपास जहां से हमको मिल रही थी, जिसमें पानीपत है, रुड़की है, देहरादून है, बद्दी से भी कुछ दिन हमको ऑक्सीजन मिली, भिवाड़ी से हमको ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब ये ऑक्सीजन कम पड़ने लगी तो नॉर्थ ईस्ट से, खास करके उड़ीसा प्रांत से हमको जो स्टील प्लांट्स जितने हैं वहां से ऑक्सीजन की उपलब्धि हुई, ताकि 70 मीट्रिक टन वहां से प्रतिदिन का कोटा हमको मंजूर हुआ है। पहला चैलेंज कोटा मंजूर कराने का था। दूसरा चैलेंज दूरस्थ स्थानों से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस ऑक्सीजन को लाने का था। उनके लिए हमने 20 टैंकर प्राप्त कर लिए हैं, जिनको ट्रेन के द्वारा वहां से लाया जाता है, और खाली टैंकर यहां से हवाई जहाज के द्वारा हम प्रतिदिन भेजते हैं। और ये अपने आप में अभी भी आवश्यकता और हमारी टैंकर्स की है, बनी हुई है। हम इसके अलावा फ्री मार्केट से भी जितनी ऑक्सीजन हमको मिलती है वो हम प्राप्त करते हैं। एमएसएमई के कुछ प्लांट्स जो ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल यानी एरिया को इंडस्ट्रियल के पर्पज के लिए जहां ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा था, उसको भी डाइवर्ट करके हमने मेडिकल ऑक्सीजन का और उपयोग करने के लिए उनको लाइसेंस दे दिए हैं। ऐसी भी 15 मीट्रिक टन हरियाणा की अलग से हमको ये ऑक्सीजन ये मिल रही है, ऐसा हमको प्राप्त हुआ है। जो पीएसए तकनीक के ऊपर आधारित ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट
भले ही छोटे होते हैं, जिसमें एक पीएसए प्लांट में 0.37 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन हमको मिलती है। वो भी 6 ऑक्सीजन के ऐसे मिनी प्लांट्स ये हमको मिल गए हैं, जिसमें से 4 ये चालू हो चुके हैं। एक आध दिन में 2 और भी चालू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 180 पीएसए प्लांट्स की एक ऑर्डर हमने केंद्र सरकार के सामने रखा है, वो भी शीघ्र विदेश से मंगवा करके और वो हमको मिलेंगे। इस गैस को यानी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लाने के बाद अगला जो चैलेंज होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिले में और जिले के बाद हॉस्पिटल्स में, और इसके लिए जो अलग अलग सप्लायर हैं उन्होंने उसको सिलेंडर्स में भरने के ये व्यवस्था की हुई है। ऐसी 13 जिलों में 22 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से इसको सिलेंडर में भरा जा सकता है, और सिलेंडर भर करके फिर दूर दराज जो भी हॉस्पिटल है उनमें पहुंचाया जाता है। हर हॉस्पिटल की अलग अलग संख्या के हिसाब से उनका कोटा निर्धारित किया है। जब भी अचानक किसी हॉस्पिटल में संख्या बढ़ती है तो उसका कोटा भी बदलना पड़ता है, और ये लगातार दिन रात 24 घंटे हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है, यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ है, हमारा एक मॉनिटरिंग सेल पंचकुला में ही, उसमें भी हमने 3 बड़े अधिकारियों को ये जिम्मे लगाया है। इस कंट्रोल रूम को सारा संचालन करते हैं, और कहीं भी गैस इसकी शॉर्टेज ना हो जाए। हर जिले में डीसीज को हमने कहा है कि इमरजेंसी कोटा ज्यादा नहीं तो एक 10-20 सिलेंडर भर करके अपने कब्जे में उनको रखने चाहिए, और ऐसा 2-3 जगह हमको अचानक जब बहुत समस्या आई तो उसका उपयोग भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार से सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने इसको तैयार करके दिया है, और कहीं भी कोई कठिनाई ना आए इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और साथ ही एक तैयारी हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिली इंजेक्शन, इसका भी एक चैलेंज है। हमें 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसकी मांग केंद्र से की है, लेकिन अभी तक 12,700 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही हमको मिले हैं। इसी प्रकार जो टोसिली जो इंजेक्शन है ये भी हमको 160 और ये मिले हैं, जिसमें से 80 इंजेक्शन तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए और 80 सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको दिए हैं। और एक व्यवस्था बनाई गई है कि उस व्यवस्था से जो इलाज करने वाला डॉक्टर है एक परफॉर्मा भर के हमने प्रदेश की 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बनाई है, उनको भेजते हैं, और वो व्हाट्सएप के ऊपर ही जल्दी से उसका निर्णय करते हैं कि किस पेशेंट को टोसिली की आवश्यकता है। क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना आवश्यकता के टोसिली देने से भी मरीज को लाभ की बजाय उसकी हानि हो सकती है। इसलिए बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स उनके माध्यम से इसको सैंक्शन किया जाता है और तब उसको दिया जाता है। तो इस टोसिली का और रेमडेसिविर का जो कालाबाजारी शुरू हो गई थी उसको भी हमने रोकने में सफलता पाई है। इसी प्रकार विषय हमारा टीकाकरण का है, वैक्सीनेशन का। 45 वर्ष से ऊपर के लगभग 39 लाख लोगों का प्रदेश में और टीकाकरण हो चुका है वैक्सीनेशन का। अब 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं इनका जो 1 मई से शुरू किया गया वैक्सीनेशन, इसके लिए 3 लाख डोज हमको मिली हैं, और ये 3 लाख में से लगभग 1.25 लाख लग चुकी हैं। अगले 2 दिन में 3 दिन में जैसे ही नेक्स्ट हमारे पास एक खेप और आएगी इंजेक्शन की तो उसको भी हम चालू करेंगे। इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उनको सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, जिस सेंटर पर उसकी बारी आती है वहां जाकर के वो इंजेक्शन जो है वो लगवाता है। एक बात निर्णय हमने किया है कि 18 से 45 का जो टोसिली इंजेक्शन है, पहले तो 45 से ऊपर के सभी सरकार को फ्री मिलते थे केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन ये प्रदेश सरकारों को खरीदना पड़ता है 400 रुपये और 600 रुपया प्रति इंजेक्शन के हिसाब से। लेकिन हरियाणा प्रदेश ने यह तय किया है कि हम 18 से 45 साल के सभी आयु के जितने भी लोग हैं उन सबको मुफ्त में अपने जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर लगाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी ओर से 50% कोटा उनका तय किया गया है, वो जाकर के और खरीद के लाते हैं, वो पैसे से ही लगाते हैं। कुछ संस्थाएं भी इसमें लगाना चाह रही हैं, उनको भी CSR के माध्यम से वो इंजेक्शन ला करके और वो संस्थाएं वो लगा सकती हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो हमारे चैलेंज हैं, इन चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमने एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन किया है, और बारीकी से अध्ययन करने के बाद जो जो नए चैलेंज आते हैं उसको हम तुरंत दूर करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न पैदा होता है कि समाज में बहुत तरह के लोग हैं, साधन संपन्न हैं, वो अपना इलाज खुद करा सकते हैं, लेकिन जो लोग
गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्थाएं सरकार ने बहुत सी व्यवस्थाएं पहले बनाई हुई हैं। कुछ लोगों ने अपने पेंशन, अपनी इंश्योरेंस कराई हुई है, इंश्योरेंस के पैकेज लिए हुए हैं, वो लोग तो इंश्योरेंस के माध्यम से करते हैं। सरकारी कर्मचारी, उनके सरकार के रेट्स फिक्स हैं, चाहे वो सरकारी में कराएं अथवा प्राइवेट कहीं डॉक्टर के पास इलाज कराते हैं, तो जो रेट फिक्स हैं वो उनको मिलते हैं। जो गरीब आदमी हैं वो लोग हमारी जो सरकारी अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां आकर के इलाज कराते हैं, लेकिन वहां संख्या जो है बेड्स की वो सीमित होने के कारण से फिर हम प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं, जो 42 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उनमें रेफर करते हैं। रेफर किए हुए ऐसे सब पेशेंट्स का जो खर्च है उसके रेट्स आयुष्मान भारत, ये रेट्स अलग से तय किए हुए हैं। अस्पतालों को वो रेट्स गवर्नमेंट की ओर से दिए जाते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो शायद अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है, सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। तो ऐसा सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बाद उसको उसकी कई बार जानकारी नहीं होती, कई बार समय का अभाव होता है, कई बार उसकी मजबूरी होती है, तो वो लोग वहां हॉस्पिटल में जाते हैं, मनमाने रेट उनको प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करते हैं। इसके लिए भी सरकार ने और रेट ये घोषित किए हैं। ये रेट 8,000 रुपए से लेकर के और 18,000 रुपए तक रेट प्रतिदिन प्रति बेड का ये तय किया हुआ है। जो आइसोलेशन बेड्स यानी ऑक्सीजन बेड्स हैं और नॉन नाभ हॉस्पिटल हैं, यानी नाभ एक्रेडिटेड होते हैं और नॉन नाभ होते हैं, तो जो नॉन नाभ हैं उनका रेट 8,000 रुपये ऑक्सीजन बेड का है। ऐसे वेंटिलेटर के इससे पहले आईसीयू का रेट उनका 13,000 रुपया है और वेंटिलेटर का 15,000 रुपया है। लेकिन जो नाभ के अस्पताल हैं उनके रेट फिक्स किए हैं 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 18,000 रुपया रिस्पेक्टिवली। एक मरीज का एक दिन का ये रेट है। क्योंकि अनाप शनाप रेट वो चार्ज करते थे, इसलिए ये रेट तय करने पड़े हैं। हालांकि मैं उन अस्पतालों को साधुवाद देता हूं जो इससे भी कम रेट में और पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। हम अपील करते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स को कि कम से कम पैसे चार्ज करके और ऐसे लोगों को इलाज किया जाए, खास करके गरीब लोगों का। फिर भी आज एक स्कीम हमने उसमें बनाई है कि जो बीपीएल के लोग हैं, बीपीएल कार्ड धारक हरियाणा के लोग जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराते हैं, उनके लिए एक पैकेज ये हमने आज बनाया है। और उस पैकेज के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5,000 रुपया, मैक्सिमम 7 दिन के लिए ये 35,000 रुपये का एक पैकेज ये उनको मुफ्त में हम घोषणा कर रहे हैं, ताकि ये 35,000 रुपया जहां वो इलाज कराते हैं वहां अपने बिल में से 35,000 रुपया कम करा करके उनको दें, ताकि हम ये पैसा सीधा अस्पताल के खाते में आरटीजीएस करेंगे, ताकि उनको ये 5,000 रुपये प्रति बेड का प्रतिदिन का ये राहत मिल सके जो बीपीएल के लोग और अपना एडमिशन वहां कराते हैं। एक पैकेज ये है। दूसरा, जो अस्पताल हैं, इन अस्पतालों को निश्चित रेट किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो हरियाणा का है चाहे बाहर का है, उन सबको इन रेट्स पर ही चार्ज करेंगे, इससे ज्यादा रेट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो हरियाणा के लोग हैं उनको वो ज्यादा से ज्यादा भर्ती कर लें, इसके लिए एक इंसेंटिव उन अस्पतालों के लिए हम रखते हैं कि हरियाणा के लोग जितने इन प्राइवेट अस्पतालों में जो कोविड रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, ये जितने हरियाणा के लोगों को एडमिट करेंगे, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1,000 रुपया एक बेड के हिसाब से, मैक्सिमम एक व्यक्ति के लिए 7 दिन, यानी मैक्सिमम 7,000 रुपया ये उन अस्पतालों को भी हम देंगे, ताकि हरियाणा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा और एडमिशन दें। इस प्रकार के 2 ये पैकेज ये आज हम घोषणा कर रहे हैं, जिसमें से हरियाणा के सब लोगों को भी लाभ मिलेगा और खास करके जो बीपीएल के लोग हैं उनको भी 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन का मैक्सिमम 35,000 रुपया और उनका ये लाभ इनको ये मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव आने के बाद या तो हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, या उनको बताया जाता है कि वो होम आइसोलेशन में रहें और घर पर ही अपना इलाज करें, या जो कोविड सेंटर्स में हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, ऐसे लोग घर पर रह करके जब इलाज करेंगे, उनका भी कोई दवाई का खर्च है, कहीं एक आध कंसल्टेशन डॉक्टर से उनको करनी पड़ती है,
या कुछ छोटे ऑपरेटर्स खरीदने पड़ते हैं, किसी का ऑक्सीमीटर है, किसी का थर्मोमीटर है, तो ऐसा वो खर्चा 2000 से लेके और 8000 तक कहीं भी आंका जा सकता है। कोई पेशेंट 2000 रुपये भी खर्च कर सकता है, कोई पेशेंट 8000 रुपये भी खर्च आता है, तो उसका भी ऑन एवरेज ऐसा पेशेंट कोविड पॉजिटिव आने के बाद घर में रहकर इलाज करेगा उसको, और वो बीपीएल का होगा, तो उसको भी 5000 रुपये की लमसम सहायता ये उस पेशेंट को भी दी जाएगी जो पॉजिटिव आता है, जिसका पॉजिटिव में रजिस्ट्रेशन है। उसको केवल अपना बीपीएल का कार्ड दिखाना है और 5000 रुपये की सहायता उसके खाते में और ये सीधी भेजी जाएगी। एक विषय मित्रों कल से समाचार पत्रों में भी छपा है, कुछ मीडिया के मित्रों ने टेलीविजन पर भी दिखाया है। मेरा 2 दिन पहले नू में दौरा हुआ था, तो नू दौरा के समय हमने हर जगह जैसे एक ऑडिट करते हैं हर चीज का, तो वहां के ऑडिट करने के बाद हमको ध्यान में आया कि जितने बेड्स वहां चालू स्थिति में हैं वहां एक सफिशिएंट व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स बड़ी संख्या में वहां रखे हुए हैं। काफी समय पहले खरीद करके रखे थे, लेकिन वो चालू नहीं कर पाए, किन्हीं कारणों से भी नहीं चालू कर पाए। 80 वेंटिलेटर वहां रखे थे, जिसमें से 34 ही चालू हैं, बाकी 46 वेंटिलेटर अभी नहीं चल रहे हैं वहां। तो हमने तुरंत प्रभाव से ये कहा कि आप इन 34 को 50 करिए, 16 वेंटिलेटर तो वहां और बढ़ा दिए हैं, उनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था भी उनकी कर दी है, और साथ ही आसपास के स्थानों पर जहां वेंटिलेटर न होने के कारण से पेशेंट इधर उधर उनको भेजने पड़ते हैं, तो ऐसे 5 वेंटिलेटर रेवाड़ी के लिए और 5 वेंटिलेटर पलवल के लिए ये वहां से भिजवाए हैं। अब चूंकि वहां व्यवस्था में वो अतिरिक्त वेंटिलेटर थे, कहीं किसी का उपयोग हो रहे थे और इसलिए वहां से भेजे गए, ऐसा नहीं है, बल्कि वहां तो 34 से 50 की व्यवस्था कर दी गई है। कुछ वहां के वेस्ट इंटरेस्ट कह लीजिए, राजनीति करने वाले लोग कह लीजिए, जिन्होंने इस बात का शोर मचाया कि आखिर यहां से वेंटिलेटर क्यों निकाल कर ले जाए जा रहे हैं। जो चीज बंद डब्बे में पड़ी है, सालों से पड़ी है, जंग लगेगा उसको, उसकी बजाय आज के समय तो ऐसा एक भाव जागना चाहिए कि जो चीज काम मेरे नहीं आ रही और दूसरे किसी के काम आए, तुरंत देना चाहिए। बल्कि एक उदाहरण तो मेरे पास ऐसा आया, जो 80 साल का वृद्ध जो हॉस्पिटल में एडमिट था, वहां अचानक एक 40 साल का व्यक्ति, उसकी पत्नी वहां गई कि मेरे पति को ये आवश्यकता है, बेड मुझे मिल नहीं रहा है, थोड़ा गुहार लगाई डॉक्टर को, इसको उसको, तो उस 80 साल के वृद्ध को जानकारी मिली। उसने तुरंत कहा कि मेरी बजाय इस 40 साल के नौजवान को बेड की आवश्यकता ज्यादा है, मैं तो अपना इलाज घर में जाके कर लूंगा, और वो बेड छोड़ करके घर चला गया। उस 40 साल के व्यक्ति को वो बेड दिलवाया। हमारा कहना सेवा भाव में पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। तो इस सेवा भाव की बजाय हम अपना इतना छोटा स्वार्थ लेकर चले कि मेरे यहां से, और ये यानी वेंटिलेटर कैसे चले गए। पहली बात तो सरकार की संपत्ति है, वो यहां जाएगी कि वहां जाएगी, वो निर्णय सरकारी होगा। दूसरा, उसका उपयोग वहां कोई नहीं हो रहा, वो पता नहीं कब उपयोग होगा कब नहीं होगा। वहां भी 34 हमने 50 कर दिए। तो इस प्रकार की जो छोटी हरकतें करने के जो लोग आदी हैं, उनको मैं एक राय देना चाहता हूं कि भलाई उसी में है, सेवा भाव उसी में है कि हमारे काम जो चीज आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति के काम आ जाए वो उससे अच्छा होगा। इसलिए हम लोग गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करने के लिए, मेरे लिए ना कोई आम है ना खास है, सब बराबर हैं, सबका सेवा हो, तो इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर भी हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मित्रों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये जो ऐसा विषय आया है, इस विषय के समय हमें सबको मिल करके, चाहे वो सरकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जनता हो, या जो लोग पीड़ित हैं उनके परिवार विशेष तौर पर हो, सब लोग मिलकर के यदि इस महामारी का मुकाबला करेंगे तो इस महामारी से हम लड़ पाएंगे, इसको महामारी को हरा पाएंगे, हम स्वयं जीत पाएंगे। ये भाव अपने को मन में रखना है। तो इसके लिए जितने काम एक एक करके हम कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड्स की व्यवस्था है, समाज के लोगों के ऊपर खर्चा ना पड़े इसकी व्यवस्था है, ये सब हम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण काम और है जिसको हमको सबको मिल करके करना है, और विशेष तौर पर विपक्ष के लोगों को मैं विशेष आग्रह करूंगा, वो है इस बीमारी का जो डर बैठाने का काम कर रहे हैं वो कोई भी ना बैठाए। अगर डर बैठाने का काम ने कर दिया तो इस बीमारी से
पार पाना बहुत कठिन होगा। हम सब पॉजिटिव बातें आगे लाएं। बीमारी खतरनाक बहुत है, कोई मालूम नहीं ये कब रुकेगी, कहां तक जाएगी। पहली वेव, दूसरी वेव, बहुत लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं, कहीं तीसरी वेव ना आ जाए, कहीं चौथी वेव ना आ जाए। मेरा कहना डरने के बजाय हमको इतना साहस रखना है कि जब आएगी उस समय तैयार रहेंगे उसका मुकाबला करने के लिए भी। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ये साहस लेकर के हम चलेंगे, निश्चित रूप से हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि वहां ये बीमारी पैर पसार रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं लोग। ये बात ठीक है कि आखिर बीमारी तो कहीं भी जा सकती है। शहरों के लोग जागरूक होने के नाते कहें या वहां हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा है इस नाते से उसका लाभ उठाने की बात कहें। ग्रामीण क्षेत्र में कई बार थोड़ा निडरता भी है, थोड़ा उनकी इम्यूनिटी का जो स्ट्रेंथ है वो शहरी इलाके से ज्यादा भी है। निर्भीक होकर के आज भी कहते हैं कि कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन मेरा सबसे कहना यह है कि ये कोरोना अगर आगे बढ़ता है तो इससे इतना भी भिड़ना नहीं है कि हम इसकी परवाह ना करें। हमने सावधान होकर के अपना बचाव करना है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से एक प्रोग्राम चलाने के लिए मैंने कल ही हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है। एक पैकेज वो तैयार कर रहे हैं, प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में पहले ट्रेनर्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो ट्रेनर्स को एक मॉड्यूल बना करके देंगे कि कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि गांव-गांव में जाकर के वो प्रचार कर सकें और एक प्रारंभिक जांच के कैंप लगा सकें। प्रारंभिक जांच के कैंप लगाकर हर ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत भी लक्षण है, लक्षण नहीं भी है, तो संभव हो तो हर व्यक्ति ये मान करके पता नहीं इसको भी कोविड हो सकता है, कोविड नहीं है ये गारंटी से कोई कह नहीं सकता है। कई बार व्यक्ति को पता नहीं लगता है और वो कोविड हो भी जाता, ठीक भी हो जाता। एक हार्ड इम्यूनिटी की तरफ, जो ये क्या इसको बोलते हैं, हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज भी जो सर्वेज हुए हैं उस सर्वे में ऐसा कहते हैं कि 40% लोग तो हो ही चुके हैं कोविड अफेक्टेड। हालांकि संख्या हमारी अस्पतालों की या टेस्टिंग की इतनी नहीं बता रही है, लेकिन बहुत लोग हो गए हैं। ऐसे सब लोगों का टेस्ट करने के लिए हम कैंप लगाएंगे। जो बहुत माइल्ड नेचर का, जिनको कोरोना लगता है, हो गया होगा, उसको घर में रह करके कैसे ठीक हो सकता है उसकी जानकारी देंगे, उसका प्रचार करेंगे। जो मॉडरेट टाइप है उसकी पहचान होने के बाद जो लोकल डिस्पेंसरीज हैं, पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, उनको उनकी देखभाल करने के लिए रेफर करेंगे। और जो सीवियर हैं, बहुत गंभीर तरह के अगर पहचान होती है तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज करा करके, जितने हॉस्पिटल की व्यवस्था हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और बढ़ेगी, वहां ले जाकर के उनका इलाज कराने के लिए हम करेंगे। तब जाकर ये चक्र टूटेगा। अगर ये चक्र टूटता नहीं है तो कोई भी किसी के साथ संपर्क आने के बाद वो इस चक्र में फंस सकता है। तो इसलिए इस चक्र को तोड़ने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न करना है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग लगे हैं और हम भी सबके सुझाव लेकर के जो जो चीज हमारे ध्यान में आती है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और किसी चीज में पीछे न रहें। ये हरियाणा प्रांत सामूहिक अपने प्रयत्नों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए इन चीजों को कर रहा है। हमारे जो गरीब लोग हैं उनको राशन ठीक से मिले। प्रधानमंत्री जी ने 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति 2 महीने के लिए घोषणा कर दी है। इसका वितरण और जो पहले से राशन दिया जाता है उसका वितरण हम वॉलंटियर्स जैसे पिछले साल लगाए थे, ऐसे वॉलंटियर्स उनको भी संपर्क करेंगे जो पिछले बार थे। नए वॉलंटियर्स को भी रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि घर घर डोर डिलीवरी का जो हमारा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को फिर सुदृढ़ करेंगे ताकि लोग बाहर ना निकलें, बल्कि ये जो एक प्रकार से वॉलंटियर्स हैं इनको पास बना के देंगे और ये पासेज लेकर के और जाकर के घर घर में चीज वितरण करें ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और इसमें जो चीजों की महंगाई हो गई थी, इसके लिए हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने रेट लिस्ट ये भी जारी कर दी है कि हर वस्तु एक रेंज दिया है, इससे लेकर के इसके बीच में ही वो बिकनी चाहिए, इससे ज्यादा रेट नहीं लगना चाहिए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, पिछली बार भी हमने एक विशेष अभियान चलाया था
डिस्ट्रेस राशन टोकन DRT, उसी को फिर लागू करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी उसी प्रकार से 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन जो है वो फ्री में दिया जाएगा। ये भी हमारी ओर से और लगातार इसको चालू करेंगे। मित्रों, इतनी सब बातें करने के बाद मैंने जैसे सब लोगों को प्रातःकाल कहा था कि हम भले ही वीडियो से मिलेंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर 2 दिए गए हैं, उन व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से यदि कुछ प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को भी और उसका उत्तर जो आज के संदर्भ में हमारे लिए जरूरी है, उन प्रश्नों का उत्तर और मैं दूंगा। कुछ प्रश्न आए भी हैं मेरे पास अभी, तो ऐसे जो करवा लो ना म्यूट। ऐसे कोई बोलना चाहता हो पहले प्रश्न के रूप में? मैं अनुराग अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार अनुराग जी। पहले तो सर आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप